बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुश आमदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिजिक्स में आज हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं और आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक सॉल्व करेंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन 20.5 हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन द न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन? हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन न्यूट्रल एटम? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 20.5 में पूछा हुआ है कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन न्यूक्लियस ऑफ रेडॉन 86 to 22। तो रेडॉन है 8वें ग्रुप का मेंबर है, नोबल एलिमेंट है। तो इसमें इसका एटॉमिक नंबर जो है 86 है और एटॉमिक मास है 222। तो इसका पूछा हुआ है कि हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं और हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम अगर है हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। ये आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये है Z, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो Z क्या है, किसके बराबर है? 86। इसका मतलब है प्रोटॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन्स होंगे इक्वल टू Z इक्वल टू 86। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? अगर न्यूट्रल एटम हो तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी Z के इक्वल होते हैं और 86 होंगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन है न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो न्यूट्रॉन जो है आप मास नंबर में से माइनस करेंगे एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इस तरह से सॉल्व करेंगे, A माइनस Z। A आपके पास क्या है? 222, N इज इक्वल टू 222 माइनस Z इसमें कितना है? 86। तो आंसर आपके पास आने वाला है 136। तो कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 136। हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि जितना हैवी एलिमेंट होता है उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा होते जाते हैं। और आप ये रेडियम की एग्जांपल देख लें कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा है। इधर 86 प्रोटॉन्स हैं जबकि 136 न्यूट्रॉन्स हैं। वजह इसकी है कि जितना हैवी एलिमेंट होगा तो अगर उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कम होंगे तो अनस्टेबल होगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो तब वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल होगा और उसका पैकिंग फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। बहरहाल ये पिछले क्वेश्चन की बात थी। अभी जो क्वेश्चन पूछा है उसमें मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 20.6 Radium has half-life of 1600 years. A. What fraction remains after 4800 years? B. How many half-life does it have in 9600 years? क्वेश्चन नंबर 20.6 में क्वेश्चन है पूछा हुआ रेडियम जिसका एटॉमिक मास है 226 और उसकी हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 4800 ईयर्स? 4800 साल के बाद इसका जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है उनका कितना फ्रैक्शन बाकी रहेगा। और हाउ मेनी हाफ लाइफ्स डज इट हैव इन 9600 ईयर्स? तो 9600 साल में इसकी कितनी हाफ लाइफ्स गुजर जाएंगी। सबसे पहले पार्ट ए सॉल्व करते हैं। पार्ट ए सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि 4800 साल में इसकी कितनी हाफ लाइफ्स पास हो जाएंगी, जबकि एक हाफ लाइफ जो है वो 1600 साल की है, 1600 ईयर्स की है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n इज इक्वल टू 4800। 40 जितने साल हैं उनको डिवाइड करने हाफ लाइफ के ऊपर, तो आपके पास जो आ जाएगा नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स आ जाएगा। ये आपके पास आ गई नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स n। अब हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं कि 3 हाफ लाइफ के बाद इसके एटम्स का कितना फ्रैक्शन बाकी बचेगा। फ़र्ज़ करें आपके पास जो फ्रैक्शन इसके एटम का बाकी बचता है, एटम्स का जितने एटम्स बाकी बचते हैं उनको हम डिनोट करते हैं n के साथ, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जो शुरू में थे उनको हम डिनोट करते हैं n नॉट के साथ। तो फार्मूला हमारे पास क्या बनता है? n इज़ इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/2 की पावर n। तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा n नॉट 1/2 की पावर n। यहाँ पे हम n पुट करेंगे 3, 2 की पावर 3 हो जाएगा।
और इसको हम सॉल्व करेंगे n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/8 और ये इसको सॉल्व करें मज़ीद तो 0.125 n नॉट हो जाएगा। ये फ्रैक्शन आपने फाइंड करना था, ये पूछा हुआ है। ए का आंसर आ गया। अब बी को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, मुख्तसर सा है। पूछा हुआ है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी होंगी 9600 ईयर्स में। तो एक्चुअली आपसे n पूछा हुआ है, तो 9600 को आप हाफ लाइफ के ऊपर डिवाइड करेंगे 1600, तो ये आपके पास हो जाएगा n इज इक्वल टू 6। तो नेक्स्ट आंसर आपका है कि 9600 साल में इसकी 6 हाफ लाइफ गुजरेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, conceptual question 20.7. Radium has a half-life of about 1600 years. If the universe was formed 5 billion years or more years ago, why is there any radium left now? Question number 20.7 में पूछा हुआ है कि radium has half-life about 1600 years. If the universe was formed 5 billion years or more years ago, why is there any radium left? तो सवाल ये कि ज़मीन की अगर लाइफ जो है वो 5 बिलियन ईयर्स हो, जबकि रेडियम की हाफ लाइफ 1600 साल है, तो अभी तक रेडियम कैसे मौजूद है? अगर कायनात की फॉर्मेशन ज़मीन की जो बर्थ है उस वक्त ये रेडियम मौजूद थी, तो अभी तक रेडियम को डिके होकर ख़त्म हो जाना चाहिए। तो रेडियम अभी तक क्यों मौजूद है, ख़त्म क्यों नहीं हुई? तो इसके दो आंसर हैं। सबसे पहला आंसर इसका ये है कि किसी भी एलिमेंट को 100% ख़त्म होने के लिए लाइफ कितनी चाहिए? अर्थ की लाइफ जो है इनफाइनाइट चाहिए, इनफाइनाइट लाइफ चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि फर्स्ट हाफ लाइफ में अगर हम सोचें कि एक एलिमेंट जो है वो उसकी बर्थ हुई है, तो उसकी फ़र्स्ट हाफ लाइफ कंप्लीट जब होगी तो उसके आधे एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट हाफ लाइफ में उसका आधा ख़त्म हो जाएगा, आधा रह जाएगा, अगली हाफ लाइफ में उसका आधा ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह ये टाइम इतना बढ़ जाता है कि टाइम इनफाइनाइट हो जाता है, जबकि ज़मीन की जो उम्र है वो इनफाइनाइट नहीं है, ये 5 बिलियन ईयर्स है या इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तो इनफाइनाइट नहीं है। तो इसलिए रेडियम अभी तक मौजूद है। दूसरा इसका जवाब ये है जो कि ज़्यादा इससे सूटेबल है कि यूरेनियम कितना क्या है? यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 238 इसका एटॉमिक मास है और 92 एटॉमिक नंबर है। और इसकी हाफ लाइफ कितनी बनती है? हाफ लाइफ यूरेनियम की 4.5 बिलियन ईयर्स। यानी एक सैंपल अगर यूरेनियम का बर्थ हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, तो 4.5 बिलियन ईयर्स गुजरने के बाद वो आधे होंगे उसके एटम्स। तो यूरेनियम जब डिके होती है तो यूरेनियम के डिके के तौर पे रेडियम प्रोड्यूस होती है। तो रेडियम इज़ द डिके प्रोडक्ट ऑफ यूरेनियम, और यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है, इसलिए अभी तक रेडियम के एटम्स मौजूद हैं, उसके न्यूक्लियस मौजूद हैं। तो क्या लिखेंगे आप? एक बात तो ये लिखेंगे कि किसी भी एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए इनफाइनाइट लाइफ चाहिए, जबकि अर्थ की लाइफ इनफाइनाइट नहीं है। दूसरी बात आप ये लिखेंगे कि रेडियम जो है वो डिके प्रोडक्ट है किसका? यूरेनियम का। रेडियम डिके प्रोडक्ट है यूरेनियम का, और यूरेनियम की हाफ लाइफ 4.5 बिलियन ईयर्स है। तो इसलिए अभी तक यूरेनियम आपको नज़र आती है, रेडियम आपको अभी तक मिलती है अर्थ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, conceptual question 20.8. Nuclear power plants use nuclear fission reactions to generate steam to run steam turbine generators. How does the nuclear reaction produce heat? Next question है question number 28. Nuclear power plants use the nuclear fission reaction to generate the steam to run the steam turbine generator. How does the nuclear reaction produce heat? तो nuclear reaction में यानी फिशन के दौरान हीट कैसे पैदा होती है, ये जवाब देना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले ये देखें कि फिशन के दौरान होता क्या है। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को फायर किया जाता है यूरेनियम एटम के ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर
फायर किया जाता है। जब यूरेनियम के अंदर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, तो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने के बाद यूरेनियम का एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है और दो हिस्सों में बट जाता है। ठीक है, दो इसके फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ ही 3 न्यूट्रॉन्स पैदा होते हैं, ये भी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं। और कुछ गेमा फोटॉन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, गेमा एनर्जी यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होती है। और टोटल जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन के दौरान एक एटम से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है। और इस एनर्जी का 85% जो है 85% of this energy appears as a kinetic energy of the fission fragments and neutrons। और रेस्ट एनर्जी जो है वो गैमा रेज जो है वो भी टेम्परेचर बढ़ाने का काम कर देती है। आप देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो है वो मिल जाती है फिशन फ्रैगमेंट्स को और उनकी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, तो ये फिशन फ्रैगमेंट्स स्पीड अख्तियार कर जाते हैं। तो ये एयर के मालिक्यूल के साथ या स्पेस के अंदर जहाँ पे ये रिएक्शन हो रहा होगा तो उसके मालिक्यूल्स के साथ और मटेरियल के साथ जब टकराते हैं तो ये एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं। जब एनर्जी उनको ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके मालिक्यूल भी, इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के मालिक्यूल भी बहुत हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं या मूव करना शुरू कर देते हैं। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इस फिनोमेना के ज़रिए आप देखेंगे इस तरह से काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की अपीयर होती है एज ए हीट एनर्जी। और जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इस हीट एनर्जी की मदद से इसको यूज़ करते हुए पानी को बॉयल किया जाता है। बॉयल करके उसमें स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये स्टीम जो है हाई प्रेशर के साथ टरबाइन को चलाती है और टरबाइन के साथ जो है जनरेटर कपल होते हैं। एक दफ़ा ये प्रोसेस फिर सुन लें मुख्तसरन कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जब हिट करते हैं यूरेनियम 235 को, ये स्प्लिट होता है और फिशन फ्रैगमेंट रिलीज़ होते हैं और 3 न्यूट्रॉन रिलीज़ होते हैं, गामा रेडिएशन रिलीज़ होती है और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी साथ में रिलीज होती है। और ये इस एनर्जी का 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का 85% जो है फ्रिक्शन फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर होता है। और ये फ्रैगमेंट्स जो है काइनेटिक एनर्जी जब गेन करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स के साथ टकराते हैं, नेक्स्ट जो भी इन कॉन्टैक्ट जिस चीज़ के साथ आए और उनके साथ टकरा के उसमें हीट प्रोड्यूस कर देते हैं। और गेमा रेडिएशंस भी हीट प्रोड्यूस करती हैं, किसी मटीरियल से टकराती हैं अगर तो हीट प्रोड्यूस करती हैं। इस तरह से फिशन रिएक्शन के ज़रिए काफ़ी अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट को कन्वर्ट कर दिया जाता है, इससे बॉयल किया जाता है, पानी को बॉयल करके स्टीम में कन्वर्ट किया जाता है और स्टीम जो है हाई प्रेशर के साथ रिलीज़ होती है, टरबाइन को चलाती है और टरबाइन के साथ जो है जनरेटर कपल होते हैं जहाँ से आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।